कई सारे एप्लीकेशन है जिसमें मिराज आता है, लूमिंग आता है, ऑप्टिकल फाइबर आता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आते हैं, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड आती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सब पे नहीं पूछा जाता, कुछ पे कम कुछ पे ज्यादा पूछा जाता है। मिराज और लूमिंग तो 10th क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं, तो उस पर रेयरली क्वेश्चन बनता है, इतना ज्यादा नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर सबसे ज्यादा, और ऑप्टिकल फाइबर के अलावा क्वेश्चन बनता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के ऊपर। या कभी कभी पूछ लेते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता है ब्रिलियंटली, क्यों चमकता है, ठीक है। तो वो सब समझने की कोशिश करेंगे। मिराज और लूमिंग दोनों अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एक पढ़ लो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है। मिराज इज ए काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है, आंखों का धोखा, आंखों का भ्रम, ठीक है, हिंदी में बोले मृग तृष्णा, ठीक है। क्या होता है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो कई बार हम दोपहर को ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट इज जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। क्यों हमें ऐसा लगा कि सामने पानी भरा हुआ है, कोई वाटर बॉडी है? रेगिस्तान में जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। कभी कभी ज्यादा गर्मी होती है तो प्लेन्स में भी देखने को मिल जाता है। ज्यादातर मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है इसको, ये डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा? कि भाई जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो गर्मी की वजह से एयर की डेंसिटी बदल जाती है, डेंसिटी भी बदलती है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी बदलती है, जिसकी वजह से लाइट रे सीधी ट्रैवल ना करके बैंड होनी शुरू हो जाती है, रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो हमें किसी खंबे की या किसी पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है सामने शायद कोई वाटर बॉडी है जिसमें इन्वर्टेड इमेज बन रही है, पर ऐसा है नहीं। क्या होता है जब बहुत ज्यादा मिराज और लूमिंग की बात करें, मिराज की बात करें, मिराज गर्मियों में होता है और लूमिंग सर्दियों में होता है। मिराज की बात कर रहे हैं, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन जनरली ऑब्जर्व्ड इन हॉट एरियाज इन हॉटर एटमॉस्फेयर। हाँ बेटा, तो होता क्या है, ये होगा क्या कि सन से जब लाइट रेज आती हैं, है ना, तो अर्थ हीटअप हो जाती है, अर्थ सरफेस हीटअप हो जाता है। अब अर्थ सरफेस ज्यादा हीटअप होता है, रीजन क्या है? एक तो लाइट रेज ऊपर से आ रही हैं, प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी हैं, रिफ्लेक्ट होकर भी तो जा रही हैं, तो उस वजह से ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है अर्थ सरफेस के नियर अबाउट, जिसकी वजह से एयर कैसी हो जाती है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है। ऊपर अर्थ एटमॉस्फेयर में जो अपर लेयर्स हैं वो उतनी ज्यादा हीट अप नहीं हुई हैं, क्योंकि वहां सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही। यहाँ ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो अब होगा क्या, अलग से मैं आपको बताऊं। जैसे ये है, ऊपर से लाइट रे आ रही है, नीचे अर्थ सरफेस कैसा है, गर्म हो चुका है, गर्म होने की वजह से कैसा हो चुका है, हल्का, डेंसिटी कम हो गई है, रेयरर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। तो नीचे वाला कैसा बन गया, रेयरर, और ऊपर वाली लेयर कैसी है, डेंसर। तो लाइट रे यूं आनी थी ना, तो अब क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, यूं चली गई, ठीक है। अब यहां फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, जाना था इसको यूं, चली गई यूं। समझ रहे बात को? आफ्टर एवरी लेयर देयर इज सम रिफ्रैक्शन, एंड ड्यू टू दैट रिफ्रैक्शन लाइट रे कंटिन्यूअसली बैंड होती रहती है। तो जो यहां से लाइट रे आ रही थी वो सीधी यहां ऑब्जर्वर की आई में आने की बजाय बैंड होते 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 यूं चली जाएगी। समझ रहे बात को? और यहां जो ऑब्जर्वर उसको देखेगा उसको लगेगा लाइट रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो अब जहां लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां से नॉर्मल डाल लो, तो वहां लगेगा हमें क्या बनी है, इमेज, इमेज वही बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज बनी, और इन्वर्टेड इमेज हमारा ब्रेन क्या कहेगा, ऑब्वियस है वाटर बॉडी में बन रही होगी। तो हमें ऐसा इल्यूजन ब्रेन में डेवलप होगा कि सामने कोई वाटर बॉडी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये क्यों हुआ, ज्यादा गर्मी होने की वजह से ऐसा हुआ। सर्दियों में ठीक इसका उल्टा होता है, नीचे वाली लेयर डेंस और ऊपर वाली रेयर हो जाती है, तो क्या होता है, तो उस वजह से ग्लूमिंग होती है। तो मिराज और लूमिंग पे कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। डायग्राम बनाना बना लीजिए, लैंग्वेज मैंने लिखवा रखी है आपको, पहले से सेंड की हुई है। चलें आगे।
रब कर दें इसको। नेक्स्ट है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। आजकल तो बहुत कॉमन है, ये जितना भी इंटरनेट कम्युनिकेशन हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, एक्सट्रीम और पता नहीं कौन कौन चल रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कौन से फिजिक्स के फिनोमिना पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और भी बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक फाइबर होता है बेटा जिसको बनाते हुए कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दो मटेरियल्स यूज किए गए हैं। इसमें दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर को बोलते हैं कोर, और ये होती है हमारी कैसी, डेंसर। ये डेंसर मटेरियल से बनाई जाती है। और आउटर लेयर को बोलते हैं बेटा क्लैडिंग, और इस क्लैडिंग को रेयरर मटेरियल से बनाया जाता है। अब क्या होता है, एक साइड से इसमें लाइट रे एंटर कराई गई, तो लाइट रे जब एंटर होगी तो इस तरह से डिजाइनिंग की गई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेयर वाले का कम है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो लाइट रे जब किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी में क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल हो गया। आप किसी भी एंगल पे लाइट रे स्ट्राइक कराइए, वो एंगल जिस पे आप लाइट रे डालेंगे वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा, है ना। क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है तो आप कितना भी छोटा एंगल ले लो, आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा। और लाइट की टेंडेंसी क्या है, टू मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, TIR। लाइट रे आगे जाने की बजाय वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। अब फिर लोअर सरफेस पे TIR होगा, फिर यही काम होगा। ऐसे करते करते लाइट रे, बिल्कुल भी लाइट रे साइड से बाहर नहीं निकलेगी। एक बार एक एंड से लाइट एंटर करा दी गई तो फिर अदर एंड से ही वो बाहर निकलेगी। बड़ा बेनिफिट है इसका। कम्युनिकेशन में आप देख ही रहे हैं इंटरनेट की सर्विसेज कितनी इंप्रूव हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइबर। प्लस अदर सेक्टर्स में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे। सर्जरी में लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी नाम आपने सुने होंगे। पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, अब किसी पेशेंट को ऑपरेट करना है तो सर्जन के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होता था और पेशेंट के लिए भी। भाई ऑब्वियस है, इंसिजन लगाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सर्जरी कंडक्ट करने के बाद टाके भी ज्यादा आएंगे, घाव भी गहरा होगा, तो उसे हील अप करने में, रिकवर करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। प्लस में पेशेंट को बेड रेस्ट भी ज्यादा चाहिए, है ना। ऑफिस से हॉलीडेज भी ज्यादा लेने पड़ेंगे उसको, है ना, रिस्क भी ज्यादा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस टेक्निक की हेल्प से बड़ा सिंपल हो गया। जहां सपोज करिए 2 या 3 इंच का इंसिजन लगाना था, वहां एक छोटा सा होल कर दिया जाएगा। सपोज करो गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाना है किसी पेशेंट का, है ना। तो गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए पहले तो ओपन करके रिमूव किया जाता था। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, है ना, कॉलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, कॉलीलिथियसिस। स्टोन्स हो जाते हैं तो कॉलीलिथियसिस बोलते हैं, और सर्जरी को रिमूव करके, सर्जरी करके रिमूव किया जाता है तो कॉलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या करते हैं, कट करके निकालना होता था। अब क्या होता है, होल कर दिया, एक होल से ऑप्टिकल फाइबर अंदर डाला गया। ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पे क्या लगा हुआ है, कैमरा और लाइट सोर्स। समझ रहे बात को? अच्छा, और दूसरे होल से सर्जन का इंस्ट्रूमेंट डाल दिया गया अंदर, लेजर इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होगा, जो लाइट
डाली जाएगी, जिस भी बॉडी ऑर्गन की सर्जरी करनी है उसको प्रॉपर्ली इल्यूमिनेट कर दिया गया, उसकी इमेजेस कैमरा के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर से ही वापस रिसीव कर ली गई, मॉनिटर पे डॉक्टर डिस्प्ले देख रहा है और उधर लेजर ऑपरेट करके उसने सर्जरी कंडक्ट कर दी। तो जहां पहले 2 इंची का कट लगना था, टाके आने थे 8 या 10, वहां अब 2 होल हुए हैं, एक एक टाके से एक एक होल सिल दिया, कट भी कम लगे हैं, इंजरी भी कम हुई है, रिकवरी में भी कम टाइम लगेगा, छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, सर्जरी भी जल्दी हो गई, रिस्क भी कम है, समझ रहे हो बात को। तो ये जो है वहां हेल्प की जाती है। इन लैप्रोस्कोपी एंड इन एंडोस्कोपी ऑप्टिकल फाइबर इज मेजरली यूज्ड। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि 2 ही क्वेश्चन बनेंगे बेटा, 2 या 3 क्वेश्चन। एक तो ये पूछेंगे कि फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो आप बोलेंगे TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा, इसके यूजेस क्या क्या है, इन टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट ट्रांसमिशन, और यूज्ड बाय सर्जन्स इन लैप्रोस्कोपी एंड एंडोस्कोपिक सर्जरीज, ठीक है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो आप ये डायग्राम बना करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। It is made up of 2 layers. The inner layer is dense, made up of denser material known as core, and the outer layer, which is known as cladding, is made up of rarer material. Due to difference in optical density, when light ray enters from one side, then TIR occurs, and the light comes out from the other end only. बात समझ में आ गई? Important topic है, ठीक है, इतना क्लियर है। चले आगे, चलिए तीसरा एप्लीकेशन आता है बेटा इसका। एप्लीकेशन समझ में आ गई? तुम्हें पूछ रहे थे ना अभी। तीसरा एप्लीकेशन आता है बेटा ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। डायमंड ना आपको पता है बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पे कोल माइंस के अंदर प्रिपेयर होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? इतनी ज्यादा होती है, बहुत हाई वैल्यू है अपने आप में। अब ज्यादा होने से क्या हुआ, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल कम होने से क्या हुआ, लाइट एक बार एंटर तो कर गई, लेकिन जब भी बाहर निकलने की कोशिश करती है TIR हो जाता है, तो निकल ही नहीं पाती। तो लाइट रे अंदर ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि डायमंड हैज वेरी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी और डायमंड हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से बोलेंगे। और आगे पूछेंगे आपसे हाउ डज ए डायमंड कटर मेक्स यूज ऑफ दिस। तो यहाँ डायमंड कटर शब्द यूज किया जा रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। डायमंड कटर सुनते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है, वो शीशा काटने वाला जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, एक पेन जैसा स्ट्रक्चर, वो कारपेंटर लोग लेके घूमते हैं, शीशा काटना होता है, एक बार उसको मूव करा दिया जस्ट लाइक ए पेन और उसको हल्का सा पुश किया तो वो सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली शार्प कट आता है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ये दिमाग में आता है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर सोचते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाते। वो ये पूछ ही नहीं रहा था आपसे, वो ये पूछना चाह रहा है डायमंड कटर शब्द 2 जगह इस्तेमाल होता है। एक तो डायमंड कटर कारपेंटर वगैरह जो ग्लास कट करते हैं, वो ग्लास कटर है, डायमंड कटर नहीं है वो क्या है, ग्लास कटर। दूसरा डायमंड कटर शब्द इस्तेमाल होता है जौहरी लोगों के लिए, जो डायमंड के पॉलिशिंग करते हैं, डायमंड को, ठीक है ना, क्या करते हैं, डायमंड की प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए है डायमंड कटर शब्द यूज। तो डायमंड कटर से मतलब वो जो डायमंड प्रोसेसर्स हैं, डायमंड की प्रोसेसिंग करने वाले लोग हैं, वो इस फैक्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो इस फैक्ट को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि भैया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ज्यादा है, तो वो डायमंड, रॉ डायमंड जो होता है उतना शाइन नहीं करता, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो बहुत अच्छे से शाइन करता है। रीजन क्या है, डायमंड कटर क्या करते हैं, उस पर मल्टीपल सर्फेसिस क्रिएट कर देते हैं। मल्टीपल सरफेसेस क्रिएट करने की वजह से लाइट एंटर तो कर जाती है, लेकिन जैसे ही किसी सरफेस से एग्जिट करने की कोशिश करती है TIR हो जाता है, लाइट एग्जिट नहीं कर पाती। तो रॉ डायमंड उतना ज्यादा शाइन नहीं करता जितना प्रोसेस डायमंड शाइन करता है।
तो आपसे जो डायमंड कटर कहा जा रहा है, डायमंड कटर कहने का मतलब ग्लास कटर नहीं है, डायमंड कटर से मतलब जौहरी लोग, है ना। तो आप आंसर क्या करेंगे, डायमंड कटर्स मेक्स मल्टीपल सरफेसेस ऑन द रॉ डायमंड सो दैट TIR में अकर एंड डायमंड स्टार्ट शाइनिंग। बात समझ में आ गई। तो ये 3 एप्लीकेशन हो गए, बाकी के कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समझ आया यहां तक? कोई दिक्कत समस्या परेशानी?